नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। तो चलिए भई क्लास के साथ जुड़ जाएँगे सभी। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत और सभी देशवासियों को हमारा प्रणाम। आप लोग सभी एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया से चल कर रहे हो भई पढ़ाई अपनी। सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लासेस होती हैं। तो सभी क्लासेस को आप बढ़िया तरीके से देख रहे हो और अपनी जो आपकी हेल्थ है, अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रख रहे हो क्योंकि गर्मी में ये सब करना तो पड़ेगा ही। तो पानी-वानी पीकर अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और अपनी जो रक्षा है वो अच्छे से करिए और एग्ज़ाम में फिर सिलेक्शन लीजिए बढ़िया सी पढ़ाई कर कर। तो आ जाओ भई सभी प्यारे साथी, राधे-राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा और सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। तो भाई अब क्लास को कर दिया जाए शुरू। टॉपिक हम लोगों का चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग आज करेंगे बात। तो अब तक कुल मिलाकर हम लोगों ने कितने सिस्टम हैं जो कर लिए हैं, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी सभी प्यारे बच्चों को कि हमने कंकाल तंत्र पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम, हमने पढ़ लिया है श्वसन तंत्र और हमने पढ़ लिया है परिसंचरण तंत्र। तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब हम हमारे शरीर के अगले तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत आसान और प्रश्न भी बहुत आसान इस टॉपिक से बनकर आते हैं। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, अगर सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, सभी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो जल्दी से थम्स अप कर दो भैया, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं क्लास को कर रही हूँ शुरू, फिर मैं इस टॉपिक को कर रही हूँ शुरू। तो अगर आप लोग सभी मुझे सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दो भाई जल्दी से। अच्छा भाई, थकान दूर हो जाती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई आओ, हाँ श्वसन तंत्र भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो भाई सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि मैम पाचन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि डाइजेशन क्या होता है। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी मम्मी पापा अभी गर्मी में फिलहाल आपको आपके जो बड़े हैं वो कहते होंगे कि भाई इस गर्मी में तली भुनी चीजें मत खाओ, आपके शरीर का जो पाचन है वो खराब हो जाएगा। तो मतलब पाचन है क्या? तो प्यारे बच्चों, जब भी हम खाना खाते हैं उस खाने के बड़े पार्टिकल हम खाते हैं, हम खाने के बड़े पार्टिकल खाते हैं, उन्हीं को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं पाचन। तो पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल भाई, आप लोगों ने मान लीजिए खाई रोटी, तो रोटी के जो आपने पार्टिकल खाए वो ऐसे बड़े पार्टिकल थे, आपके शरीर में जाकर रोटी आपने खाई, आपने जब रोटी खाई तो अपने मुंह में चबाई, नाम 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 ऐसे करके। अब रोटी को जब चबाया तो पार्टिकल छोटे छोटे हो गए। ठीक है, आपके मुंह में आपके दांतों ने उसको पीस दिया और आपके मुंह में जो लार है वो भी खाने में मिल गई। तो जैसे ही आपने रोटी को चबाया, रोटी छोटे छोटे अणुओं में टूट गई, आपने उस रोटी को निगल लिया, वो रोटी तुम्हारे पेट में पहुंची, पेट से तुम्हारी आंतों में पहुंची, आंतों में पहुंचकर ये रोटी इतने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गई और मिल गई तुम्हारे खून में, जाकर तुम्हारे खून में मिल गई, फिर ये जाकर तुम्हारे रुधिर में मिल गई और रुधिर इसको फिर लेकर गया आपके शरीर की कोशिकाओं तक। आपके शरीर की कोशिकाओं में ने रोटी में जितने भी पोषक पदार्थ थे उनको ले लिया और आपकी कोशिकाओं के पास भोजन पहुंच गया। आपकी कोशिकाएं फिर मुस्कुराएंगी, हंसेंगी, खिलखिलाएंगी और आपके लीवर किडनी ऑर्गन भी फिर मुस्कुराएंगे और आप हेल्दी रहोगे। तो अगर हमें खाना नहीं मिलेगा हम बीमार होकर मर जाएंगे। अगर हमें खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलता रहेगा, तो हमारी कोशिकाओं तक भोजन पहुंचता रहेगा और हमारे ऑर्गन भी हेल्दी रहेंगे। तो आपको बात समझ में आई कि भाई पाचन क्या होता है? अब लिख लीजिए। तो पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े अणुओं को, ठीक है, तो पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। ठीक है,
छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। की क्रिया पाचन कहलाती है। तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? तो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। लिख सकते हो ब्रेक डाउन, आप इंग्लिश में लिखना ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड, लार्ज पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड, ऑफ फूड इनटू स्मॉलर। तो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई? पाचन कहते हैं। समझ में आ गई भाई बात? ये क्रिया आप डेली करते हो, रटने की जरूरत है भी नहीं। हम रोटी की बाइट तोड़कर खाते हैं तो उसको चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? जिससे वो छोटे अणुओं में टूट जाए। चबाने के बाद वो पेट में जाती है, पेट में उसमें एंजाइम काम करते हैं और वो और छोटे अणुओं में टूट जाती है। फिर आंतों में जाती है और बिल्कुल बारीक हो जाती है आंतों में जाकर, और खून में मिल जाती है लास्ट में, और खून उसको आपकी कोशिकाओं तक लेकर चला जाता है। तो खाने का उद्देश्य हो जाता है भाई पूरा। ठीक है, तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब बात ये उठती है कि मैम भोजन के बड़े अणु जो हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है ये करता कौन है हमारे शरीर में? तो ये काम करते हैं आपके शरीर में दो चीजें। अगर आपके शरीर में भोजन के बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया है उसका काम करता कौन है? मैम आपका और RWA की पूरी टीम का आशीर्वाद। भाई बिल्कुल पूरी टीम का आशीर्वाद है सभी प्यारे बच्चों पर। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपकी मेहनत जरूर काम आएगी। तो भाई हमारे शरीर में भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम दो चीज करती हैं। एक चीज का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। पहली जो चीज है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, जिनको बोलते हैं पाचक रस। तो मैंने आपको कल वाला जो टॉपिक हमने अंतःस्रावी तंत्र जो पढ़ा था उसमें मैंने बताया भी था कि हमारे शरीर में जो हमारी ग्रंथियां हैं वो पाचक रस निकालती हैं। तो आज मैं उन पाचक रस को तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो पाचक रस जो आपके शरीर में बनते हैं वो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। और दूसरी चीज क्या है भाई? तो दूसरी चीज है एंजाइम, दूसरी चीज है एंजाइम। ठीक है, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम ना लिखकर डाइजेस्टिव जूस लिख लेना, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, पाचक रस। और दूसरी चीज है एंजाइम जिसको हम विकार के नाम से भी जानते हैं, या एंजाइम भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। तो ये दोनों चीजें मिलकर हमारे खाने को हमारे पेट में और हमारी आंतों में बहुत छोटा छोटा कर देती हैं, इतना बारीक पीस देती है कि खाना आपका खून में मिल जाता है और खून से फिर पहुंचता है कोशिकाओं तक। ठीक है, तो आपको कभी भी पेपर में पूछे कि हमारे शरीर में भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम कौन करता है, तो आप बताओगे पाचक रस करते हैं और एंजाइम करते हैं ये काम। तो पाचक रस और एंजाइम को अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। चलिए भाई, आपके शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, जो आप खाना खाते हो, ये ऐसे नहीं है कि खाना चबाया दांतों में, पेट में गया और पच गया फटाक से। नहीं भैया, खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कि रात को आपको 6 बजे से जो शाम होती है, शाम को 6 बजे के बाद में कुछ ना खाएं। सिर्फ रात को आप दूध पी सकते हो, कुछ सॉलिड ना खाएं। जितने भी हमारे बौद्ध धर्म वगैरह है उनमें लिखा हुआ है कि हमें रात को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है खाने को पचाने के लिए। हम तो सो जाते हैं, सो जाने के बाद हमारे शरीर के एंजाइम भी थोड़े कम पड़ जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, पेट की क्रियाविधि धीमी हो जाती है, तो खाना फिर अच्छे से पच नहीं पाता है, जिससे हमें एसिडिटी, गैस जैसी समस्याएं, मोटापा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक खा लेना चाहिए, या सोने से 2 या 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए? इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम जब सो जाते हैं हमारे शरीर में पाचक रस और पाचक एंजाइम फिर निष्क्रिय हो जाते हैं।
फिर वो काम नहीं करते अच्छे से, तो खाना भी नहीं पच पाता, खाना नहीं पच पाता तो अच्छे से शरीर में नहीं लग पाता, जिससे मोटापा और बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो भाई खाने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में, ये कितने चरणों में होती है, यानी शरीर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है खाने को पचाने के लिए। तो अब वही बात करेंगे, पाचन के चरण, हेडिंग लिखेंगे पाचन के चरण। भाई हमारे शरीर में जो हमारा पाचन होता है ना, इसको पचाने के कुछ चरण होते हैं। तो आप अब हेडिंग लिखेंगे स्टेप्स, स्टेप्स फॉर डाइजेशन, फॉर डाइजेशन। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के कितने चरण होते हैं? आप कहोगे 5। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भोजन को पचाने के कितने चरण होते हैं, तुम बताओगे 5। ठीक है भाई, आर्मी जीडी में हो गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं आकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन, आर्मी जीडी में हो गया है। नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे तो नर्सिंग असिस्टेंट में भी जरूर होगा। ठीक है, क्लियर भाई? चलो आ जाओ। अब देखो, अब पाचन को या जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, इसके कितने चरण है? 5। इन 5 चरणों के नाम आप जरूर याद रख लेना सीक्वेंस में। तो चलो आ जाओ, सबसे पहला चरण पूछे कौन सा है, आप लोग बताओगे कि सबसे पहला जो चरण है वो है प्यारे बच्चों इंजेशन। सबसे पहला चरण है इंजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रहण। तो पाचन की प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण है वो है अंतःग्रहण। ठीक है, इसके बाद कौन सा चरण आता है? इसके बाद आता है डाइजेशन। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चरण आता है वो है डाइजेशन, यानी कि पाचन। ये पूछे जाएंगे पेपर में कि पाचन की प्रक्रिया के कितने चरण हैं, आपने बता दिए 5। अच्छा, पहला चरण बताओ, आपने बता दिया अंतःग्रहण, इजेशन। मैंने बोला अच्छा चलो दूसरा चरण बताओ, तो आप बोलोगे डाइजेशन। दूसरा चरण है डाइजेशन यानी पाचन। अब मैंने बोला तीसरा चरण बताओ, तो आप बताओगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आप बताओगे एब्जॉर्प्शन। तीसरा चरण है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। ठीक है, तीसरा चरण है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अच्छा, मैंने बोला चौथा चरण बताओ, आप बताओगे चौथा चरण है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, चौथा चरण है एसिमिलेशन, जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण, जिसको बोलते हैं हम स्वांगीकरण। ठीक है, अच्छा मैंने बोला चलो पांचवा चरण भी बता दो, तो आप लोगों ने बोला पांचवा चरण है डीफिकेशन। डीफिकेशन, पांचवा चरण है डीफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो जब भी हम खाना खाते हैं इन 5 चरणों से होकर गुजरता है भोजन हमारे शरीर में। सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर लास्ट में उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये 5 चरण है भोजन को पचाने के। ठीक है, हाँ जी भाई, नीरज कुमार जी आपका कमेंट मेरे पास तक आ रहा है। अच्छा, रंजन को एक डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो डाउट। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, न्यू बुक फ्लिपकार्ट पर ऑफर में आएगी क्या? बेटा पॉसिबिलिटीज होते हैं कि 10 तारीख को ऑफर में आती हैं बुक्स। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ अब आगे बात करते हैं, है ना? हाँ, अब सुनते हैं एक एक करके इनके बारे में एक एक पॉइंट। वैसे तो सिर्फ इनके आपको सीक्वेंस या इनके इन स्टेप्स का नाम याद करना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो, अंतःग्रहण का मतलब होता है कि भाई आपके लिए प्लेट में खाना सजा कर लाई है मम्मी या आपकी पत्नी जिनकी भी शादी हो गई है। वैसे तो तुम कुंवारे ही हो ज्यादा, मुझे पता है, बच्चे हो अभी तो तुम। तो भाई प्लेट में रखा है खाना, मम्मी लाई है खाना, तुमने मम्मी से प्लेट को लिया और खाने को तोड़ा और खाया। तो जब प्लेट से खाना उठाकर मुंह में डालते हैं, इसको कहा जाता है अंतःग्रहण। अंतः मतलब अंदर और ग्रहण मतलब ग्रहण करना, तो भोजन मुख में ग्रहण करना, ये होता है अंतःग्रहण। तो लिख सकते हो भोजन ग्रहण करना, भोजन मुख में ग्रहण करना, मुख में ग्रहण करना। तो भोजन मुख में ग्रहण करना यानी कि इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। भाई इतना सा वो है, ये खाने को उठाया और मुंह में डाल दिया, तो ये प्रक्रिया हो गई अंतःग्रहण की। ठीक है, अब मैम खाने को जब हमने उठाकर मुंह में डाल लिया, एक बात बताओ, अब उस खाने को मुंह में रखे रखोगे क्या, या उसको चबाना शुरू करोगे? भाई
बड़ा टेस्टी खाना है, ऐसे चबाओगे अब उसको तुम, है ना। तो भाई अब क्या होगा, अब दूसरा स्टेप होगा पाचन का। तो प्यारे बच्चों, पाचन पेट में जाने पर नहीं होता, पाचन खाने का तभी शुरू हो जाता है जब आप खाने को मुंह में रखकर चबाते हो। तो ये प्रश्न आता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, पेट में, आंत में, मुंह में, लीवर में, पाचन की क्रिया कहाँ शुरू हो जाती है। तो आप बताना, मुंह के अंदर ही हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है। तो भाई पाचन की क्रिया कहाँ हो जाती है, मुख से। तो लिख लीजिएगा, मुख से पाचन शुरू हो जाता है, मुख से पाचन शुरू हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, आप बताएंगे मुख से पाचन शुरू हो जाता है। तो लिख लीजिए भाई, डाइजेशन स्टार्ट्स, डाइजेशन स्टार्ट, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है भाई खाना। जरूरी नहीं है हम खाने को पेट में पहुंचाएं तभी खाना पचना शुरू होगा। खाना तुम्हारे मुख में जब डालते हो ना, मुंह में जब खाने को डालते हो और चबाते हो, बस तभी समझ लो पचना शुरू हो चुका है खाना। भाई खाने को बड़े बड़े पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना मुख में शुरू हो गए हैं, तो खाने की पचने की प्रक्रिया तो मुंह में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो। अब जब आपने खाने को अपने दांतों से कुचलकर उसको अच्छे अच्छे पार्टिकल में तोड़ दिया, छोटे छोटे उसका कचूमर बना दिया, फिर उसको तुम निगल जाते हो खाने को। निगल कर खाना पेट में जाता है, पेट से खाना छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में जाकर खाने के साथ क्या होगा, छोटी आंत में जाकर खाने में जितने पोषक पदार्थ थे वो आपकी छोटी आंत निचोड़ लेती है। ऐसा समझो, लिखना भी है मैम बताएं बेटा, बस समझ लो। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज समझ लो चीजों को। मैं रट्टा लगवा ही नहीं रही हूँ, मैं समझाकर बता रही हूँ। ठीक है, देखो, अब आपकी आंतें जो है ना, ऐसा समझ लो भूखी हैं, एकदम प्यासी हैं तुम्हारी आंतें। तो आपने जैसे खाने को निगला, खाना पेट से आंतों में पहुंचा, तो आंत एकदम भूखी है भैया, तो खाने पर झपट पड़ती हैं तुम्हारी आंतें, तुम्हारी छोटी आंत खाने पर झपट पड़ती है। और खाने में जितने भी पोषक पदार्थ हैं, मान लो तुमने रोटी खाई, रोटी में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, और रोटी पर मम्मी ने अच्छे से घी भी लगा कर दिया था तुम्हें, तो रोटी पर फैट भी था भैया। और रोटी को तुमने सब्जी के साथ खाया, तो सब्जी में विटामिन भी थी भैया, है ना। तो रोटी में बहुत सारे पोषक पदार्थ थे, रोटी के साथ आपने सलाद भी खाई, आपने दही भी खाई, दही में प्रोटीन भी था, बहुत सारी चीजें आपके पोषक पदार्थों से भरपूर आपने खाना खाया, वो आपकी आंतों में पहुंचा। तो आंतों ने क्या करा, खाने में जितने पोषक पदार्थ थे उन सबको निचोड़ लिया। हमारी आंतों का काम ही ये होता है कि खाने में जितने पोषक पदार्थ हैं उन सबको हमारी आंतें निचोड़ लेती हैं। तो भाई अवशोषण, अवशोषण का तो मतलब आप समझ ही रहे हो ना। बोलते हैं ना कि जैसे कोई पानी है, भाई एक पानी, पानी आप किसी स्पंज पर पानी डाल दो, पानी को स्पंज पी लेता है, तो बोलते हो इसने तो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, है ना। तो भाई हमारी आंतें भोजन से पोषक पदार्थों को सोख लेंगी, यही होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या लिखोगे, आंतों द्वारा, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आंतों द्वारा पोषक पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, पोषक पदार्थों का अवशोषण, पोषक पदार्थों का अवशोषण। तो हमारी जो आंतें होती है ना, ये हमारे भोजन से, भोजन में जितने भी पोषक पदार्थ थे, विटामिन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी क्रिया को कहा जाता है अवशोषण के नाम से। ठीक है, तो लिख सकते हो भाई एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, absorption of nutrient, absorption of nutrients by intestine। तो हमारी जो आंतें हैं ना, वो खाने से पोषक पदार्थों को सोख लेती है, इसी क्रिया को कहते हैं अवशोषण। ठीक है ना, अब आगे बढ़े, चलो। अब आती है स्वांगीकरण की बारी। मैम स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पंकज जी शुक्रिया बेटा, शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। मैम मैं भी करवा रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आया, किसी को देख के हार्ट तेज हो जाना ऐसा क्यों होता है भैया। दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो बहुत भयानक है सामने वाला जिसे तुम देख रहे हो,
तो तुम्हें डर लग रहा है उससे, दिल की धड़कन तेज हो रही है, या वो इतना सुंदर है कि तुम उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए हो, तब भी तुम्हारे दिल की धड़कन। तो ये एड्रेनलिन का खेल होता है, कल पढ़ाया था ना, एड्रेनलिन हार्मोन जो तुम्हारी दिल की धड़कन को तेज करता है, आपातकालीन परिस्थितियों में ले जाता है, वही बस उसी के कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर भी अभी दिखाएंगे, है ना। तो भाई आप लोगों को मैंने क्या बताया कि आप लोगों के अंदर जो पोषक पदार्थ है वो आपकी आंतों में होते हैं अवशोषित। ठीक है, आंतों का काम ही ये है। अब आंतों ने पोषक पदार्थों को अवशोषित क्यों करा, अब आ जाओ इसको समझो। देखो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। मान लो ये तुम्हारी आंत है बेटा, मान लीजिए ये तुम्हारी आंत है ना। अब आंत में पहुंच गया खाना। अब आंत ने क्या करा, खाने में जितने पोषक पदार्थ थे, मान लो ये खाना है, इस खाने में प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, बहुत सारे पोषक पदार्थ थे, तो आंतों ने सारे पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया, है ना, अपने अंदर ले लिया। अब क्या करेंगी आंतें, नीचे बह रहा है ब्लड, ये बह रहा है आप लोगों का ब्लड, ये है आप लोगों का रुधिर। आंतें क्या करेंगी, सारे पोषक पदार्थों को, आंतों को कुछ नहीं करना इन पोषक पदार्थों का, आंतों को तो ये सारे पोषक पदार्थ खून को जाकर देने हैं, तो इन सारे पोषक पदार्थों को आंतें खून में डाल देंगी, खून के अंदर डाल देंगी। अब खून इन पोषक पदार्थों को बहाकर आपके शरीर के अंगों तक लेकर जाएगा, आपके शरीर के जो ऑर्गन है वहां तक लेकर जाएगा। मान लीजिए आपकी आंखों को विटामिन ए चाहिए थी, तो आंतों में विटामिन ए, आंतों ने विटामिन ए को अवशोषित करा और आपके खून में मिला दिया, और खून के साथ बहकर विटामिन ए आपकी आंखों तक पहुंच गई। मान लीजिए आपकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, तो खून हड्डियों तक कैल्शियम को लेकर गया। आपके जो बाल है इनको प्रोटीन चाहिए, आपके बालों तक प्रोटीन लेकर गया खून। तो ऐसे अब खून ही उन पोषक पदार्थों को आपके विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचा कर आता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। तो भाई स्वांगीकरण क्या होता है, पोषक पदार्थों का खून में मिल जाना। पोषक पदार्थों का, ये जो पोषक पदार्थ आंतों ने निचोड़े थे ना, इनका आंतें कुछ नहीं करेगी, ये सारे पोषक पदार्थ आंतें खून में मिला देंगी, और खून ही फिर उनको आपके अलग अलग अंगों तक, हड्डियों तक कैल्शियम को पहुंचाएगा, आपकी आंखों तक विटामिन ए को, बालों तक प्रोटीन को, त्वचा तक प्रोटीन को, मतलब जितने भी आपके शरीर के अंग है उनकी कोशिकाओं तक सारे पोषक पदार्थ सप्लाई करने का काम खून ही करता है। ठीक है, मैंने आपको ब्लड वाला टॉपिक भी पढ़ा दिया, मुझे याद आ गया, है ना प्यारे बच्चों। चलो, तो पोषक पदार्थों को रुधिर में मिलाना, रुधिर में मिलाना, ये होता है स्वांगीकरण। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई जो पाचन के 5 चरण हैं उनमें स्वांगीकरण का क्या मतलब है, तो आप बताओगे पोषक पदार्थों को रुधिर में मिलाना। तो लिख सकते हो डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग न्यूट्रिएंट, डिसॉल्विंग न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। तो भाई पोषक पदार्थ सारे के सारे ब्लड में मिल जाएंगे जाकर, ये हो जाता है स्वांगीकरण। भाई खाने में, ब्लड में ही तो सारे पोषक पदार्थ घुले हुए होते हैं हमारे, है ना। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब तक पहुंचाना कितना टाइम लगता है बेटा, पूरा पाचन होने में लगभग आपके 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, पूरा पाचन, ये पूरा प्रोसीजर होने में 4 से 5 घंटे। अब डिफिकेशन क्या होता है, यानी उत्सर्जन। अब नाम से पता चल रहा है कि भाई उत्सर्जित, त्याग देना किसी चीज को, उत्सर्जित करना। अब आपके शरीर में ऐसे चीजें बची जो आपके किसी काम की नहीं है, अब आपके किसी काम की नहीं है, तो आप अपने शरीर से उनको बाहर निकाल दोगे, मल के रूप में, पोटी के रूप में। तो बस वही होता है उत्सर्जन। अच्छी अच्छी चीजें तो मिल गई खून में जाकर, अब बची वेस्ट चीजें, उनको आप अपने शरीर से बाहर निकाल देते हो, ये होता है प्यारे बच्चे उत्सर्जन। तो लिख सकते हो अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, शरीर से बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये होता है प्यारे बच्चे क्या, उत्सर्जन। तो लिख सकते हो रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे शरीर से
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये होता है प्यारे बच्चे उत्सर्जन। तो पांचों के पांचों स्टेप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोषक पदार्थ आपने कर लिए। इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, अब आ जाओ यहां तक। किसी बच्चे को कोई समस्या है भाई? जल्दी से बोलो। बताओ, अब किसी बच्चे को कोई समस्या है यहाँ तक? छोटू आकर बैठ गया है नीचे। चलो बताओ जल्दी से। हाँ जी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं हम लोग। अब आओ। तो अब ये 5 चरण आपके शरीर में होते कहाँ हैं, ये पूछा जाएगा। तो भाई इस फोटो को देखो, आपके अंदर इस फोटो को देखो आप लोग। तो आप लोगों के शरीर में ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो प्यारे बच्चे, हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है ना, वो ओवरऑल यही होती है। तो अब मैं आपको एक चीज लिखकर दिखाऊंगी, आहार नाल जिसको बोलते हैं, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हम लोगों की, वो क्या है ये आपको पूछा जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारे शरीर में, एक पूरी लंबी नलिका पाई जाती है, उसी में होता है पाचन की क्रिया। या ये जो मैंने अभी 5 के 5 चरण आपको लिखवाए थे, ये पांचों के पांचों चरण जो हैं आप लोगों की आहार नलिका के अंदर होते हैं। ये पांचों के पांचों चरण जो हैं हमारे शरीर की आहार नलिका के अंदर होते हैं बेटा। तो ये 5 चरण जो हैं, ये हमारे शरीर के 5 चरण, ये कौन से कहाँ पर होते हैं, किस जगह होते हैं? तो आप लोग बताओगे ये हमारी आहार नाल में होते हैं। तो आहार नाल क्या है मैडम? तो बेटा ये है हमारी आहार नाल। तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी यानी हमारे मुख से लेकर गुदा तक एक पूरी लंबी नलिका फैली हुई होती है, इसी को कहते हैं आहार नाल। जैसे जैसे मैं पेन चलाऊंगी ना ब्लैक कलर का, वैसे वैसे समझना ये हमारी आहार नाल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मुख है भाई, मुख से लेकर नीचे को आए ऐसे, ऐसे गए, ये तुम्हारा पेट है, और ये ऑरेंज कलर की तुम्हारी आंतें हैं, और ये ग्रीन कलर की तुम्हारी बड़ी आंतें हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारी आहार नाल कहलाता है। तो भाई आ जाओ, हेडिंग डालो आहार नाल। अब हम बात करेंगे आहार नाल के बारे में। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालेंगे आहार नाल। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अब हम लोग करेंगे बात। एलिमेंट्री कैनाल क्या है मैडम जी? तो प्यारे बच्चे, एक पूरी नलिका है जो आपके शरीर में फैली हुई होती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये नलिका कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आओ, अब हम आगे बात करेंगे कि मैम आहार नाल जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। आहार नाल की लेंथ कितनी होती है भाई, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लेंथ की अगर बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है ना, वो होती है प्यारे बच्चे 8 से 10 मीटर। तो 8 से 10 मीटर होती है हमारी आहार नाल की लंबाई। ये प्रश्न आपको नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। मैम ये कहाँ से शुरू होती है, मतलब हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जहां से आहार नाल शुरू होती है? तो बेटा ये मुख से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। ठीक है, तो आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? हमारे मुख से शुरू होती है बेटा। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग लिख सकते हो स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यानी हमारी आहार नाल का जो पहला भाग है वो हमारा माउथ होता है। जैसा कि यहाँ फोटो में मैंने दिखा रखा है ये, तो भाई ये तुम्हारी आहार नाल है पूरी नीचे तक।
पूरी यहाँ तक आहार नाल है, तो ये सबसे पहला भाग क्या है, मुख। तो हमारी आहार नाल जो है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे माउथ से शुरू होती है। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, आप बताएंगे मुख होता है। ठीक है, तो मुख से शुरू होती है। और भैया कहाँ पर खत्म होगी, लास्ट कहाँ पर होगी, तो अगर आप इसको खत्म करेंगे तो इसका जो एनस है, गुदा, गुदा पर खत्म होती है बेटा, गुदा पर खत्म होती है, जाकर ये गुदा पर खत्म होती है। ठीक है, गुदा पर खत्म होती है, तो लिख लीजिएगा एंड टू एनस। जो एनस है गुदा, वहां पर ये जाकर एंड होती है। अच्छा मैम एनस कहाँ होती है, तो भाई ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को आप देखो, ये वाला एरिया, ये जो तुम्हें सबसे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये है एनस यानी कि गुदा। तो यहाँ पर हमारी आहार नाल खत्म हो जाती है। तो आहार नाल का स्टार्टिंग पॉइंट मुख है और अंतिम पॉइंट गुदा है। तो ये पेपर में आएगा कि कहाँ से आहार नाल शुरू होगी और कहाँ पर आहार नाल खत्म हो गई। ठीक है, हाँ जी भैया, गुड्डा ही है ये नीचे बैठा हुआ है, बैठा रहने दो इसे। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलें अब आगे, चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी, जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा आप उसको बताकर आ जाओगे पेपर में। अब एक पॉइंट ये कि मैडम जी आपने ये जो जहां जहां पर पेन चलाया है ब्लैक कलर का, ये हमारी आहार नाल है। एक बार फिर से देखो भाई, जहां मैं ब्लैक कलर का पेन चला रही हूँ, ये रहा, ये मुख है, मुख से नीचे को आए, फिर यहाँ पर गए, फिर ऐसे ऐसे गए, और फिर ऐसे ऐसे, ये आप लोगों की क्या है, आहार नाल है ना। लेकिन मैम आपने यहाँ पर रेड, ये ब्लैक पेन क्यों नहीं चलाया, ये जो में रेड रेड दिख रहा है यहाँ पर क्यों नहीं चलाया, तो प्यारे बच्चे ये है आप लोगों का लीवर, ये है आप लोगों का यकृत, ये है आप लोगों का लीवर। तो लीवर जो होता है ना, ये हमारी आहार नाल का भाग नहीं होता। तो ये पेपर में पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग आहार नाल का भाग नहीं है, लेकिन पाचन में वो यूज हो रहे हैं, पाचन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आहार नाल का भाग नहीं है। तो ऐसे दो ऑर्गन है, एक तो लीवर और एक पैनक्रियाज। तो आओ भाई एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखना यकृत, लिखना यकृत व अग्नाशय। अग्नाशय हमने कल भी पढ़ा था ना, पैनक्रियाज ग्रंथि के रूप में, मिश्रित ग्रंथि के रूप में। तो यकृत व अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं है, आहार नाल का भाग नहीं है। तो ये भी याद रखना भाई। तो हमारा यकृत और जो हमारा अग्नाशय होता है ये आहार नाल का भाग नहीं है। तो लिखोगे लीवर, लिखेंगे भाई लीवर एंड पैनक्रियाज, लीवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हैं भाई। तो हमारा लीवर हो गया, हमारी पैनक्रियाज हो गई, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हैं, है ना। अब देखो भैया मैंने बोल क्या दिया अच्छा जी, बिल्कुल नितेश जी, धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने क्या बोल दिया कि भैया छोटा यहाँ आकर बैठ गया है ये चुटकू, अब सारे बच्चों का ध्यान इसी में है, चुटकू को दिखाओ, चुटकू भैया पहले पढ़ लो, शर्त है ये, जब लास्ट का 1 मिनट रहेगा तब दिखाऊंगी, पहले पढ़ो ध्यान से, ठीक है, पहले ध्यान से पढ़ो। चलो, तो भाई आपका जो लीवर है और आपका जो अग्नाशय है ये आहार नाल का भाग नहीं है। तो कभी सोचा है क्यों नहीं है, कभी सोचा है क्यों नहीं है, दिमाग में आई क्या बात। तो इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो आपका खाना कभी लीवर के पास नहीं जाता, आपका खाना कभी पैनक्रियाज के पास नहीं जाता। तो खाना जब तुम खाते हो, खाना ना तो लीवर के पास जाएगा और खाना ना अग्नाशय के पास जाएगा, तो खाना कभी इन दोनों के पास जाता ही नहीं है, इसीलिए ये कभी भी आहार नाल के भाग होते ही नहीं है। समझ में आ गई ना बात। चलो तो भाई आ जाओ, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आहार नाल का जो सबसे पहला भाग है यानी कि जिसको मुख बोलते हैं, इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो भाई आ जाओ सभी बच्चे, हेडिंग डालो मुख। आइए भाई सभी प्यारे प्यारे या कुछ शैतान बच्चे भी हैं, जल्दी से आ जाओ और मुख हेडिंग डाल लीजिए, मुख, ठीक है, मुख यानी कि माउथ। तो भाई हेडिंग डालेंगे मुख यानी कि माउथ, क्लियर।
समझ में आई बातें? तो भाई आ जाओ, मुख के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मुख में आप लोग पढ़ेंगे 3 चीजें। मुख के अंदर आप लोग पढ़ेंगे 3 चीजें। पहली चीज, आप सभी अपना मुख खोलकर देखोगे तो मुख में आपको दिखाई देंगे आपके दांत। ठीक है, मुख में दिखाई देंगे भाई टीथ, यानी कि आपके दांत। मुख में होते हैं प्यारे बच्चों आपके दांत। ठीक है, सभी बच्चे अपना मुंह खोलकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी दांत। अग्नाशय का फिगर, बेटा कल की क्लास में मैंने आपको अग्नाशय दिखाया था, पत्ती के आकार की एक ग्रंथि है। एक बार फिर से दिखा देंगे। आ जाओ, मुख में दूसरी चीज क्या है भाई? मुख में दूसरी चीज है टंग, यानी कि आप लोगों की जीभ। ठीक है, और जो तीसरी चीज होती है मुख के अंदर, वो होती है सलाइवा, यानी कि लार। तो ये 3 चीजें आपके मुख में पाई जाती हैं और इन तीनों के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई, चले। अच्छा, आंधी आ गई भाई। आंधी तो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करो या दुआ करो बारिश भी आ जाए। चलो तो भाई आओ बेटा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई टीथ जो होते हैं, दांत, इनके बारे में मैम हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे और दांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। तो अगर मैं आपके दांत की बात करती हूँ तो सब बच्चे अपना मुंह खोलकर देखेंगे और करेंगे हा 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 हा। तो आपको दिखाई देंगे भाई दांत इस तरीके से। तो चलिए भाई दांतों के बारे में बात कर ली जाए। हेडिंग डालेंगे टीथ, यानी कि दांत। हेडिंग डालेंगे टीथ, यानी कि दांत। तो हमारे जो दांत है, इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, जब हम दांत के बारे में पढ़ेंगे तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत की स्टडी को क्या कहते हैं? तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होता है भाई दांतों का अध्ययन। समझ में आई बात? तो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्लियर? समझ में आई? नेवी की तैयारी हो सकती है बेटा, कर सकते हो बिल्कुल। ठीक मैम जी, ये सब न्यू बुक में होगा क्या? बिल्कुल बेटा, हर बुक में होता है। चलो, वीडियो तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सामने भी वीडियो चल रही है, मैं देख पा रही हूँ अपने आप को, तो बिल्कुल सही है वीडियो। ठीक है, आपके कमेंट्स भी हैं और वीडियो भी हैं। आ जाओ, ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन। आगे बात करें कि मैम जो दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई अगर आप अपने दांतों को देखोगे तो आपके दांतों को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिखवाने वाली हूँ दांतों की संख्या। भाई दांतों की संख्या कितनी होती है? अगर हम दांतों की संख्या की बात करते हैं, अगर हम दांतों के नंबर की बात करते हैं, तो भाई एक वयस्क के मुख के अंदर किसके दांतों की संख्या की बात चल रही है भाई? वयस्क, अडल्ट, जो कि 18 के पार हो चुके हैं, जैसे आप लोग। तो एडल्ट के दांतों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो आप बताओगे कितने दांत होते हैं प्यारे बच्चों? बताना जल्दी से, दांत कितने हैं तुम्हारे मुख में? तो ऐसा माना जाता है कि अडल्ट के मुख के अंदर 32 दांत होते हैं बेटा। कितने दांत होते हैं? 32। अब इन 32 दांतों को 2 भागों में बांट दिया गया। इन 32 दांतों को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। कैसे कैसे? चलो आओ। तो ये जो 32 दांत है ना, इनको दो दो भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? तो प्यारे बच्चे 2 भागों में ऐसे बांटा कि एक है 20 और एक है 12। ऐसे करके इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 32 दांतों को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ रख दिया 20, एक तरफ रख दिया 12। अच्छा मैम 20 क्या है? तो 20 दांत जो है तुम्हारे मुंह में, 32 में से 20 दांत जो तुम्हारे मुंह में है ना, इनको कहते हैं टेम्परेरी टीथ। क्या कहते हैं? टेम्परेरी टीथ के नाम से जाने जाते हैं ये। इनको कहा जाता है टेम्परेरी टीथ, यानी कि अस्थाई दांत। इनको कहते हैं अस्थाई दांत प्यारे बच्चे। आपके मुख के अंदर जो 32 में से 20 दांत है ना, इनको कहते हैं टेम्परेरी टीथ। ठीक है मैम। अच्छा 12 क्या है मैडम जी? तो 12 है तुम्हारे मुख के अंदर स्थाई दांत। 12 है बेटा स्थाई दांत, यानी कि ये है परमानेंट टीथ। ठीक है,
परमानेंट टीथ हैं आपके मुख के अंदर कितने, तो आप बताकर चलोगे 12। तो 32 में से कितने दांत स्थायी होते हैं और कितने दांत परमानेंट होते हैं, ये आपको पूछा जाता है। तो आप लोग बताओगे कि 20 दांत अस्थायी हैं और 12 दांत स्थायी हैं, यानी कि परमानेंट है। क्लियर, बात समझ में आई है ना। वीडियो जिनकी नहीं चल रही है, एक बार एप्लीकेशन से बाहर निकलकर वापस से क्लास को ज्वाइन कर ले, फिर आपकी वीडियो चल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल सही चल रही हैं सारी चीजें। तो 32 दांत है हमारे मुख में, 32 को 2 भागों में बांट दिया, 20 और 12। 20 कितने हैं, तो 20 दांतों को कहते हैं टेम्परेरी, क्योंकि ये ऐसे दांत हैं जो पूरे जीवन काल में आपको 2 बार निकलते हैं। अब टेम्परेरी हैं भैया, एक बार टूट गए तो दोबारा आ जाएंगे, टेम्परेरी हैं। तो टेम्परेरी दांत जो होते हैं, इनको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं भाई, इन्हीं को कहते हैं मिल्क टीथ। तुमने सुना है ना दूध के दांत, है ना, दूध के दांत इन्हीं को कहा जाता है। दूध के दांत हैं प्यारे बच्चे ये, तो दूध के दांत हम इन्हीं को कहते हैं मिल्क टीथ। तुमने देखा है छोटा बच्चा जब 6-7 महीने का होता है तो उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, तो ये दांत जो होंगे ये टेम्परेरी टीथ ही होते हैं, दूध के दांत। फिर वो बच्चा 6-7 साल का जब होता है तो ये दांत टूटने लग जाते हैं और फिर से निकलने शुरू होते हैं। तो ये जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो टेम्परेरी टीथ को टेम्परेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवन काल में 2 बार आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा जीवन काल में, जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। तो ये जीवन काल में 2 बार निकलते हैं बेटा, इसीलिए इनको हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। ये 2 टाइम ग्रो करते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ जगह, इधर की तरफ लिख रही हूँ, ग्रो 2 टाइम। ठीक है, ग्रो 2 टाइम। तो ये 2 टाइम ग्रो करते हैं, जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इनको हम अस्थायी दांत कहते हैं। टेम्परेरी है भैया, परमानेंट नहीं है, आएंगे टूट जाएंगे। तो जो चीज परमानेंट नहीं रहती, मतलब आती जाती रहती है, वो स्थायी है, टेम्परेरी है। भाई कहीं आप रहो तो आपका वहाँ परमानेंट ठिकाना नहीं है, अभी आपको वहां से फिर जाना है, जैसे पोस्टिंग होती रहती है भाई, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी भी पोस्टिंग होगी, कभी कहीं कभी कहीं, तो तुम टेम्परेरी रहोगे जहां भी रहोगे, है ना। लास्ट में जब रिटायर हो जाओगे तब जाकर तुम कहीं परमानेंट रूप से रहोगे। तो ये दांत हमारे मुख में टूटते रहते हैं और दोबारा नए आते हैं, तो 2 बार ये हमारे जीवन काल में आते हैं, इसीलिए इनको टेम्परेरी टीथ कहते हैं। तो टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, अगर परमानेंट की बात करते हैं तो ये 12 है। तो प्यारे बच्चों 12 दांत तुम्हारे मुंह में ऐसे हैं जो एक ही बार आए हैं, 12 दांत तुम्हारे मुंह में ऐसे हैं जो एक ही बार आए हैं। अगर ये टूट गए तो नकली लगवाने पड़ेंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तो ऐसे दांत हैं भाई 12 दांत। तो ये जीवन काल में एक ही बार आते हैं, ये जीवन काल में, जीवन काल में एक बार उगते हैं। ठीक है, एक ही बार उगते हैं बेटा। तो लिख सकते हो कि ग्रो 1 टाइम, ग्रो ओनली 1 टाइम। तो ये केवल एक बार उगते हैं, इसीलिए ये क्या है, ये है परमानेंट। एक बार उगेंगे और एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है भैया, इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, ठीक है, मिल्क टीथ तो 2 ही हैं, नहीं नहीं मिल्क टीथ 2 नहीं है, ये जितने भी बच्चे में दांत निकलेंगे ना, जैसे कि निकलने शुरू हो जाते हैं 1 साल तक, निकलते हैं बहुत सारे दांत 1 साल तक, 2.5 साल तक, तो वो सारे मिल्क टीथ की कैटेगरी में ही आते हैं। फिर 6-7 साल में ये टूटते हैं जाकर, तो वो सब मिल्क के दांत ही हैं जो टूटते हैं बच्चे में। जब एक बच्चा 5 साल का होगा तो उसके मुंह में दांत भर चुके होते हैं, वो सब मिल्क टीथ होते हैं। बोलते हैं ना तेरे तो दूध के दांत है, छोटे छोटे दांत होते हैं बच्चों के, उन पर ब्रश भी करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब ये दांत टूटेंगे और परमानेंट टीथ के रूप में जब ये या जब ये दांत टूटकर दोबारा आएंगे तो तब ये परमानेंट बन सकते हैं, यानी फिर अगर टूटे तो फिर नकली लगवाने पड़ेंगे, है ना। कमेंट सबका पहुंच रहा है, अंकुर जी आपका कमेंट भी मेरे पास तक पहुंच रहा है। चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। तो दांतों के बारे में इतनी चीजें समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि जो दांत होते हैं ना, अगर इनके कार्य के अनुसार इनको देखें, दांतों के जो काम है, अलग अलग दांतों के अलग अलग काम है, तो इनके कार्य के अनुसार अगर इनको देखते हैं तो इनके 4 प्रकार हो जाते हैं। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कार्य के अनुसार। ठीक है,
कार्य के अनुसार जो दांत हैं, कार्य के अनुसार दांत की संख्या, दांत के प्रकार। तो कार्य के अनुसार जो दांत के प्रकार हैं वो 4 है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ on the basis of वर्क। तो भाई कार्य के आधार पर जो दांत हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा है। तो कार्य के अनुसार दांत के प्रकार कितने हैं? 4, 4, 4, 4। ठीक है, कौन कौन से? तो आ जाओ लिख लो भाई, ये सीक्वेंस में पढ़ना हमेशा। जो मैं 4 दांत के प्रकार लिख रही हूं ना, इनको ऊपर नीचे मत ना कर देना तुम, हमेशा सीक्वेंस में पढ़ना। ये रीजनिंग में भी आते हैं सीक्वेंस में ही, और आपको बायोलॉजी में भी इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं भाई इंसीजर, सबसे पहले आते हैं इंसीजर, सबसे पहले दांत है इंसीजर, जिनको बोलते हैं हम कृंतक। क्या बोलते हैं भाई? कृंतक के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं केनाइन, केनाइन, इनको हम बोलते हैं भाई रदनक, रदनक, या इनका एक और नाम है, इनको हम छेदक के नाम से भी जानते हैं। छेद कर देंगे ये, अगर तुम्हारे अंदर ये घुसा दिए जाए तो छेद कर देंगे, इतने नुकीले होते हैं। इनको छेदक भी बोलते हैं। आगे तीसरे नंबर पर होते हैं भाई प्रीमोलर, प्रीमोलर, तीसरे नंबर पर होते हैं प्रीमोलर। अग्रचणवक इनको हम बोलते हैं, अग्रचणवक के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पर होते हैं मोलर्स, चौथे नंबर पर होते हैं मोलर्स, जिनको हम चणवक के नाम से जानते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुख में होते हैं कार्य के अनुसार, है ना। मैंने बोला था क्लास के लास्ट में जब 1 मिनट रह जाएगी तब दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी पढ़ो, अभी तो भाई टाइम है, अभी पढ़ो। तो देखो इस फोटो को देखो, या तुम एक शीशा लेकर बैठ जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हारे कौन कौन से दांत हैं। तो जब तुम मुस्कुराओगे, स्माइल करोगे, या किसी की स्माइल पर फिदा हो जाओगे, तो ये जो सामने वाले जो 2 दांत होते हैं ना, ये होते हैं तुम्हारे स्माइलिंग टीथ। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारे ये जो सबसे आगे वाले दांत हैं, तुम्हारे ये जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं, ये प्यारे बच्चे नीचे की तरफ ये 4, इनको कहते हैं इंसीजर। तो सामने वाले जो दांत हैं बच्चों में जो सबसे पहले निकलते हैं यही हैं। किसी छोटे से बच्चे के मुंह में हाथ देकर देखना, आपकी उंगली को काट लेगा वो साइड में से। तो यही होते हैं क्या? यही हैं आप लोगों के इंसीजर। ठीक है, अभी मैं छोटू के भी सारे दांत दिखाऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो अब ये हो गए इंसीजर। और भैया जो ये साइडों में नुकीले वाले हैं, तुमने कई बार चुड़ैल के भी देखे होंगे, आप कोई मूवी वगैरह देखते हो उसमें चुड़ैल आती है, उसके दांत ऐसे निकले हुए होते हैं। अब तुम कहोगे कि मूवी की तो बात ही छोड़ो मैम, हम तो सामने से ही देखते हैं कई बार चुड़ैलों के दांत। तो वो तुम्हारी एक अलग बात है है ना, वो तुम कौन सी चुड़ैल के देख रहे हो डिपेंड करता है। तो भैया नुकीले से दांत तुमने देखे होंगे, जिसको कई बार हम कीले भी बोलते हैं, कि कीला, है ना, कीले भी बोलते हैं। बंदर के अंदर देखोगे ऐसे नुकीले से दांत, ये हैं केनाइन। तो ये होते हैं तुम्हारे केनाइन प्यारे बच्चे, जो ये नुकीले से दांत होते हैं। ठीक है, आगे ये जो पीछे की तरफ है आपकी, ये होती है मोलर और प्रीमोलर, यानी कि दाढ़ें, तुम्हारी जो दाढ़ होती है। चलो तो अब आओ, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आपके जो दांत हैं इनको शॉर्ट टर्म में और क्या क्या बोलते हैं। ये जो तुम्हारे 4 प्रकार के दांत है ना, तो कृंतक को हम शॉर्ट में आई भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, केनाइन को हम शॉर्ट में सी भी बोलते हैं बेटा, प्री मोलर को हम शॉर्ट में पी बोलते हैं, और मोलर को हम शॉर्ट में एम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर दो। तो ये होते हैं आप लोगों के क्या, ये हैं आप लोगों के दांतों की शॉर्ट टर्म। इस तरीके से हम अपने दांतों को इस शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? बताओ जल्दी से, बढ़े अब आगे। अच्छा, छेदक तो सिर्फ गर्ल में ही होते हैं, अच्छा लड़कों में नहीं होते छेदक? चलो बहुत बढ़िया भाई, लड़कियों में ही सही लड़कियों में ही सही। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब आगे आ जाओ। अब प्यारे बच्चों, इनकी ना संख्या और याद रखना तुम। हमारे मुख में इन कृंतक कितने हैं? तो बताओगे भाई 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ठीक है,
आपसे पूछ ले रदनक कितने हैं, तो रदनक हमारे मुख में होते हैं 4, 2 ऊपर है और 2 नीचे हैं, ठीक है। प्रीमोलर की बात करते हैं तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते बेटे, प्यारे बच्चों, बच्चों में इनकी संख्या 0 होती है, बच्चों में इनकी संख्या 0 है। यानी कि आपसे पूछ ले कि चिल्ड्रन में जो प्रीमोलर है वो कितने होते हैं, तो बताओगे 0। लेकिन एडल्ट में पूछ ले, आप लोग सभी एडल्ट हो, वयस्क हो, मैं भी वयस्क हूं, तो हमारे मुख में ये कितने हैं, आप बताओगे 8 है हमारे मुख में ये। तो अग्र चणवक बच्चों में तो 0 होते हैं, लेकिन 18 के पार वयस्कों में इनकी संख्या 8 होती है, ठीक है। अब बात आती है मोलर की, तो मोलर कितने होते हैं, तो मोलर की अगर बात करोगे तो बच्चों में ये 8 होते हैं भाई, बच्चों में, चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर बात की जाए, एडल्ट्स में इसकी बात की जाए, तो एडल्ट्स जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, इनके अंदर इनकी संख्या होती है 12। सबसे ज्यादा हमारे मुख में यही है, सबसे ज्यादा हमारे माउथ में यही होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, एक बार फिर से सुन लीजिए। इंसीजर की जो संख्या है हमारे मुख में 8 होती है, रदनक की संख्या हमारे मुख में 4 होती है, सबसे कम रदनक ही है हमारे मुख में, ठीक है। और प्यारे बच्चे, प्रीमोलर जो है बच्चों में इनकी संख्या 0 है और वयस्कों में 8 होती है। जबकि हम मोलर की बात करते हैं, चणवक की बात करते हैं, तो बच्चों में इनकी संख्या 8 होती है और वयस्कों में होती है 12। ये चीजें भी आपको पूछ ली जाती हैं। अब ना इनके काम मैं आपको बता देती हूँ, इन दांतों के काम भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। रोशन जी का आर्मी निकल गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे बात करते हैं। अगर, हाँ ये सही बात है कि बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, बट थोड़े टाइम के लिए दे देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगी ना तो तुम पढ़ लिए, फिर तो तुम पढ़ लिए और फिर तुमने बायोलॉजी कर ली और फिर तुम्हारा सिलेक्शन भी हो लिया। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हारे लिए मुझे करना ही पड़ता है बेटा, ठीक है। सूत्र भी बताऊंगी अभी, अभी इनका कार्य लिख लीजिए। अगर आपको पूछे कि कृंतक जो होते हैं इनका कार्य क्या है, इंसीजर जो होते हैं इनका कार्य क्या है, इंसीजर जो दांत हैं हमारे, इनका काम होता है प्यारे बच्चों भोजन को काटना। इनका काम क्या है भाई, भोजन को काटना। ये भोजन को काटते हैं बेटा, भोजन को काटना। ये कई बार कोई तुम्हें भी काट लेना, जैसे कोई छोटा बच्चा काट लेता है, तो ये वही दांत है जो काटने का काम करते हैं। बाइटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटने का काम करते हैं भाई ये, ठीक है। दूसरा, ये बच्चों में सबसे पहले निकलते हैं, बच्चों में प्रथम निकलने वाले दांत, बच्चों में प्रथम निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों में जो दांत निकलते हैं वो यही निकलते हैं, फर्स्ट ग्रोइंग टीथ, फर्स्ट ग्रोइंग टीथ, ये है भाई फर्स्ट ग्रोइंग टीथ इन चिल्ड्रन। बच्चों में सबसे पहले यही वाले दांत हैं जो निकलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई छोटा बच्चा है उसको दांत निकलेंगे तो सबसे पहले यही निकलते हैं, या तो नीचे से या ऊपर से। और यही है स्माइलिंग टीथ भाई, जब आप स्माइल करते हो तो यही दिखते हैं तुम्हारे दांत, स्माइलिंग टीथ है ये, मुस्कुराने वाले दांत हैं, ठीक है, मुस्कुराने वाले दांत हैं, मुस्कुराने वाले दांत, यही है स्माइलिंग टीथ। यही बच्चों में दिखते हैं जब बच्चे मुस्कुराते हैं, या तुम मुस्कुराते हो या मैं मुस्कुराती हूँ, स्माइलिंग टीथ हैं ये, ठीक है। 32 सभी में नहीं होते, लेकिन एवरेज जो हम लेकर चलते हैं ना वो 32 का ही लेकर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक हम 30 साल के होते हैं तो हमारे मुख में 32 दांतों की संख्या आ जाती है, ठीक है। चलो मुकैम्बो खुश हुआ, तो मुकैम्बो के जो दांत दिखते हैं ना वो यही वाले होते हैं। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हाथी, हाथी राजा, हाथी राजा, मस्त मलंग से खुश हो रहा है देखकर, हाथी राजा। तो भाई हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले बड़ा खुश हो रहा है, उसकी पोयम है ये। तो भाई हाथी तुमने देखा होगा, हाथी के जो टस्क्स होते हैं, हाथी के बाह्य दांत, चलो दिखाती हूँ तुम्हें, टस्क्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट आएगा अब, टस्क्स ऑफ एलिफेंट,
तो जो एलिफेंट होता है उसके जो टस्क्स होते हैं प्यारे बच्चे, अरे यार देखो ये एलिफेंट है, और एलिफेंट के जो बाह्य दांत होते हैं, ये जो बाहर को निकल रहे हैं ना इसके जो दांत, ये वाइट वाइट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथी के जो दांत हैं, देखो एलिफेंट, एलिफेंट के ये जो टस्क्स निकल रहे हैं, है ना, ये वाइट वाइट जो टीथ निकल रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये कौन से दांत है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो हाथी के ये जो बाहर के दांत होते हैं ना, ये एग्जाम्पल है इन्हीं का, कृंतक का। तो हाथी के बाह्य दांत याद रखना, हाथी के बाह्य दांत, हाथी के बाह्य दांत द्वितीयक कृंतक होते हैं बेटा, ये द्वितीयक कृंतक का उदाहरण है, द्वितीयक कृंतक का उदाहरण है। ठीक है, तो हाथी के जो बाह्य दांत हैं वो द्वितीयक कृंतक का उदाहरण है। लिख सकते हो टस्क्स, टस्क्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट are example of second incisor। तो हाथी के जो बाह्य दांत आपको दिखाए ये सेकंड इंसीजर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड इंसीजर, तो सेकंड इंसीजर का एग्जाम्पल होते हैं हाथी के जो बाह्य दांत होते हैं, है ना। इंसीजर दो तरीके के हैं, एक तो सेकंड है और एक प्राइमरी है। भाई ये प्राइमरी हमारे मुंह के अंदर होते हैं, लेकिन हाथी के बाहर को निकल आते हैं तो ये सेकंड वाले हो जाते हैं। समझ में आई, तो ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक, क्लियर, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े, आइए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो, तो इतना आपको याद रखना है किसके बारे में, इंसीजर के बारे में, कृंतक के बारे में। अच्छा, अगर दूसरे की बात करते हैं रदनक की, अगर हम रदनक की बात करते हैं तो जो रदनक होते हैं, जो केनाइन होते हैं, केनाइन जो दांत होते हैं ना, ये दांत आप लोगों को किस में देखने को मिलते हैं, केवल मांसाहारी में। तो लिखना मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं, मांसाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। तो ये मांसाहारी जीवों में भाई अधिक विकसित होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, है ना, चीता हो गया, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं ये जो केनाइन है, नुकीले दांत होते हैं ये। तो लिखेंगे मोर डेवेलप, मोर डेवेलप, मोर डेवेलप्ड इन कार्निवोर, कार्निवोर। तो कार्निवोर होते हैं मांसाहारी जीव, जैसे कि शेर, चीता, ये सब। ठीक है, इनके अंदर ये विकसित होते हैं दांत ज्यादा, है ना। हाँ, अब ये किस में नहीं होते भाई, शाकाहारी में कम होते हैं। गाय भैंस जो होती हैं, गाय भैंस बकरी, इनके मुंह को खोलकर देखना कभी भी, एकदम इक्वल दांत मिलेंगे सारे, एकदम इक्वल, कोई भी नुकीला दांत नहीं होता इनके मुंह में। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो दांत होते हैं ना, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। इनका काम है भोजन को फाड़ना, वही भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं, भोजन को फाड़ने का कार्य, ऐसे लिख लीजिए, भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं, फाड़ने का कार्य। ठीक है, भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं ये, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, स्टोरिंग ऑफ फूड, तो स्टोरिंग ऑफ फूड करते हैं ये, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब भाई शिकार, जैसे शेर है, उसने हिरन का शिकार करा, तो हिरन के शरीर में जब शेर अपने दांत गड़ाएगा तो उनको नुकीला होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मांस को ऐसे फाड़ कर लेकर आएगा। तो ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं जो केनाइन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। चलो, हाँ नहीं चल रहा वीडियो बेटा, चल रहा है वीडियो, तो आपका डेटा खत्म हो गया होगा बेटा, इसलिए हाँ टाइम हो गया। छोटू को दिखाओ, छोटू राजा खड़े हो जाओ भाई, छोटू राजा इधर आओ, कम। अपना मजे से बैठा हुआ है, टीथ दिखा दो अपने, इधर आओ मेरे पास। को अपने टीथ दिखाने पड़ते हैं आपको, टीथ दिखा दो सभी को अपने। अच्छा ओपन करो, ओपन योर माउथ। भाई ये है देखो सामने वाले इंसीजर, ठीक है, और ये जो नुकीले नुकीले से साइड में दिख रहे हैं ये होते हैं केनाइन।
और इसके मुंह को अगर मैं खोल के देखती हूँ, प्रीमोलर अभी इसके पास है नहीं, क्योंकि अभी ये बच्चा है। तो अभी इसके पास केवल मोलर टीथ है। ठीक है, एक बार स्माइल करो, स्माइल ऐसे करके, हा 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 हा। स्माइल करो, देखो ये स्माइल कर रहा है। तो ये अपने कौन से दांत दिखा रहा है? ये अपने दिखा रहा है प्यारे बच्चे इंसीजर, यानी सामने वाले जो दांत हैं जो स्माइल करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, क्लास का टाइम हो चला है। टाटा बाय बाय से बाय बाय। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत बोलो, ऐसे जय हिंद करो, ऐसे करते हैं ऐसे। चलो बेटा उठ जाओ।